अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स पे आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम के रूह रवां वहीद खान साहब निजी मसरूफियात के बायस प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, तब तक बंदा नाचीज़ फ़राइज़ अंजाम देगा। और आपको बताएं कि इल्ज़ामात और इंकशाफात का मौसम गर्म है। पाकिस्तान में कोरोना से ज़्यादा फिक्सिंग की बातें की जा रही हैं, और इस हवाले से क्या क्या बातें की जा रही हैं आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, आपने आज की टॉप स्टोरीज़ जानी और हर तरफ फिक्सिंग की बातें, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कल हमने देखा सरफराज नवाज़ की जानिब से इल्ज़ाम लगाए गए, और आज हमने देखा कि अताउर रहमान ने जो है बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए राशिद लतीफ़ और आमिर सुहेल पे। तो इसी हवाले से हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजियाकार आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। आसिफ खान, क्या कहेंगे ये तमाम तर जो सूरत हाल चल रही है, खिचड़ी एक बनी हुई है मैच फिक्सिंग के हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, आपने सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। जो खिचड़ी आपने खुद ही कह दिया। अब खिचड़ी में ये निकालना कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है सूरत हाल। और जो असल मसला है, जो मसला उठा था, आपने भी देखा होगा कि वो मसला कहाँ से आया कि सलीम मलिक साहब ने कहा कि मुझे एक मरतबा फिर मौका दिया जाए और मैं काम करना चाहता हूँ क्रिकेट के लिए। ये मुद्दा था। सबसे पीछे जो गया है वो ये मुद्दा चला गया। उसके बाद हर कोई अपना नुक्ता लेके अब आगे आया है। सरफराज नवाज़ ने अपनी बात कर दी कि इनको बैन कर दें। अताउर रहमान ने एक और बात कर दी कि इनके साथ साथ ये 2 खिलाड़ी और हैं, इनका भी हिसाब किया जाए। वो मलिक साहब की कहानी पीछे रह गई जो चली थी, जो कि मैं समझता हूँ कि वो सही थी। कि हमने ये भी देखा कि इश्यूज़ आते थे, फिर हफ्ता डेढ़ चलते थे, चले आते थे, लेकिन अब लॉकडाउन है और इश्यूज़ पे इश्यूज़ आते जा रहे हैं। ये तो कमाल है हमारी, ये तो हमारी जो बरादरी है आपकी हमारी, ये उसका कमाल है कि उसको उठा के रखा हुआ है, जिंदा रखा हुआ है, रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं। बिल्कुल। एक कॉलम मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये भी लिखा था कि एक मखसूस लॉबी है जो ये सब कराने पर तुली हुई है। तो आप कुछ समझते हैं ऐसा कि एक लॉबी के तहत ये सब किया जा रहा है? देखिए, लॉबी होना कोई नामुनासिब बात नहीं है कि अगर कोई किसी शख्स को ये समझता है कि उसे मौका दोबारा मिलना चाहिए, तो उसके साथ अगर वो उसके लिए एक साजगार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये चीज़ गलत नहीं है। आप किसी को ये कह देना कि ये कौन सा वक्त है इन खबरों के जाने का, खबर का कोई वक्त नहीं होता, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ खबर है, मैं कह रहा हूँ कि ये खबर नहीं है, इस पर डिबेट हो सकती है। अच्छा, अगर आज के लेटेस्ट बयान की बात करें, अताउर रहमान ने जो है वीडियो अपना एक जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़ जो है सियासत करते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं अपने मफाद के लिए काम करते हैं और माजी में भी ये काम करते रहे। तो आप काफ़ी करीब हैं राशिद लतीफ़ के, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कि देखें, वो सबके करीब हैं। वैसे आप अगर चाहें तो आप भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने भी रब्ता किया, आज भी मेरी बातचीत होती रही उनके साथ, इस मामले के बाद भी बातचीत होती रही, और वो इस चीज़ को बड़े लाइटली इस चीज़ को टाल रहे हैं। और जब वक्त आएगा तो वो बता देंगे। वो कहते हैं मैं अपना मौक़िफ़ दे दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं समझते वो ऐसे। लेकिन अब करना क्या है हमें बतौर सहाफ़ी, जो ज़िम्मेदारी है। अगर अताउर रहमान का बयान आया तो क्योंकि अताउर रहमान इससे पहले भी बयान दे चुके हैं, तो फिर मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं देखूँ कि उन्होंने इससे पहले क्या कहा था। या अताउर रहमान हो, या सलीम मलिक हो, या आरिफ अब्बासी हो, या खालिद महमूद हो, या उनके अलावा जिसने भी बयान दिया है, और उन सब के अगर आप बयानात यकजा करें तो अताउर रहमान साहब का बयान जो मलिक क़य्यूम इंक्वायरी के सामने है उसमें वो कहते हैं कि मुझे खालिद महमूद साहब ने कहा था कि ये बदल दो। उसमें वो खालिद महमूद साहब का नाम ले रहे हैं। तो वो उस वक्त सच कह रहे थे या आज सच कह रहे हैं, ये खुद उन्होंने अपने आप को इस डाउट में डाला है। अच्छा, पहले हमने ये भी देखा था, पहले वसीम अकरम का नाम आता था और आज हम देख रहे हैं कि राशिद लतीफ़ भी आ गए और फिर आमिर सुहेल भी इसी किताब में आ गए। तो ये कब तक जारी रहेगा, और आप समझते हैं कि अताउर रहमान साहब जो हैं वो अपने इस बयान पर कायम रहेंगे? मेरा ख्याल है अताउर रहमान साहब ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया। ये चीज़ रखी हुई थी, हफ्ता पहले मेरी भी उनसे बात हुई थी और उन्होंने ये कहा कि मैंने बयान बदला, लेकिन उसके पीछे जो वजूहात हैं वो मैं कुछ दिनों में बताऊँगा। वो कुछ दिनों के बाद आज उन्होंने वो चीज़ बता दी, तो आज वो अपना आखिरी कार्ड भी खेल गए। अब जब तक रिएक्शन नहीं आएगा ये बात आगे नहीं चलेगी यहाँ से। आपको अगर फिर उसमें ये होता है कि अगर अताउर रहमान साहब को बहुत ज़्यादा शिकायत हो, फिर उन्हें कोर्ट का रास्ता लेना पड़ेगा,
इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा, फिर वो चीज़ को साबित भी करना पड़ेगा ना। बिल्कुल साबित करना पड़ेगा। और ये भी आपने सही कहा कि जिस चीज़ का एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी आता है। तो हमने आज ये बयानात सुने, उसके बाद राशिद लतीफ़ साहब पे उन्होंने बयानात लगाए, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कैसा देखते हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम बयानात को संजीदा ले रहा है या इस पर कोई पॉलिसी जारी करेगा? मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड करते नहीं है अमूमन ऐसा। क्रिकेट बोर्ड के पास एक जवाब मौजूद है कि हमने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई थी, उसका नतीजा आ गया, उस पर बहस हो सकती है कि उसको आपने ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। अब जो इंक्वायरी हो चुकी, अब बहस मैं कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी शुरू हुई थी कि आपने क्या मलिक कईम इंक्वायरी के अंदर जो सिफारिशात थी वो पूरी उन पर अमल किया है या नहीं किया। आप बोर्ड से ये सवाल करते रहें बार बार, लेकिन अब सवाल दूसरा आ गया कि उस इंक्वायरी के अंदर मैंने जो कहा था वो ऐसे नहीं था बल्कि कोई और था। मेरे पीछे आमिर सुहेल ने मुझे प्रेशराइज़ किया या राशिद लतीफ़ ने अब वो इंक्वायरी पूरी दोबारा से नहीं हो सकती। वो पैक्ट है, वो आ चुकी है, सितंबर 2000 में वो आ चुकी है, वो दोबारा नहीं खुलेगी। अब तो अपने फोकस से हटते जा रहे हैं। अब अगर मुख्तलिफ शेड्स की बातें अब आ रही हैं, मैं फिर कहूँगा कि असल मुद्दा इसका बिल्कुल बहुत अच्छा था कि क्या सलीम मलिक को दोबारा मौका मिलना चाहिए। 12 साल हो गए उनको अदालत से क्लियर हुए, 20 साल की उनको तकरीबन पाबंदी हो गई, 20 साल की पूरी पाबंदी ऑलमोस्ट हो गई उनको। जिस तरह के वो क्रिकेटर थे, 103 टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आज भी बड़े कप्तानों में उनका नाम आता है। तो वो वाला मुद्दा पीछे जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, वो वाला मुद्दा पीछे जा रहा है और सवाल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होते रहेंगे और उनको जवाबात भी देने पड़ेंगे और पॉलिसी भी कोई मेंटेन करनी पड़ेगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साजिद खान, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं साजिद खान, और उससे खिलाड़ी के साथ ज़्यादा रहे हैं जिस पे आजकल सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वसीम अकरम की। तो साजिद खान, आपको शो में खुशामदीद कहेंगे और आपसे यही सूरत हाल जानना चाहेंगे कि तमाम तर खिलाड़ी जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई सबूत पेश नहीं कर रहा, तो आप कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहदी साहब, आपको और आसिफ भाई को बहुत बहुत सलाम। और ये यकीनी तौर पर आपने जिस लेजेंड खिलाड़ी का जिक्र किया, यकीनी तौर पर उसके साथ 84 से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हूँ। और बात को इस तरह आगे बढ़ाएं। देखें, जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट पे बड़ी आला सीनियर साफी आसिफ खान बात कर रहे हैं और इस बात पे काफी डिबेट हो गई, काफी बहस हो गई। क्या पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ियों को इस तरह तनकीद करना, जाया करना, बेकार बात करना? माजी के खिलाड़ी जो चंद टेस्ट मैच खेले, अगर आज की मॉडर्न की बात करें, राशिद लतीफ पाकिस्तान का वाहिद खिलाड़ी है। अगर मैं क्या थोड़ी सी बात करूं, उसने अपनी तन मन इस क्रिकेट के लिए दे दिया। और मैं कहता हूं अब्दुल सत्तार की भी उस क्रिकेट के थे। और बात ये थी, राशिद लतीफ किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं कर सकता। ये तो आपको क्लियर इस बात को मान लेना चाहिए। किसी के लिए ज्यादती यानी साहिद खान साहब, ये अताउर रहमान साहब जितने भी इल्जामात लगा रहे हैं, जो संगीन इल्जामात इन्होंने लगाए, तो वो आप समझते हैं कि झूठ पर मबनी है, झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं? देखिए, बात ये होती है स्क्रीन पे। आज के मॉडर्न दौर में क्रिकेट तो हो नहीं रही, किसी भी दुनिया में स्पोर्ट्स नहीं हो रही। और खास तौर पे ये चीज को वाज़े तौर पर आप निशानदेही करें, पाकिस्तान में आजकल कुछ भी स्पोर्ट्स नहीं हो रहा। ये चीज उठाने का मकसद क्या था, इसको स्क्रीन पे लाने का मकसद क्या है? आजकल सबसे पावरफुल है मीडिया, मीडिया में आके बात करना। उस वक्त भी ये बात उन्होंने उठाई थी, उस वक्त भी कुछ भी नहीं हुआ और बात को अब उठाने का कोई फायदा नहीं है। ग्रेट प्लेयर जो हमारे राशिद लतीफ की हम बात करूं या आमिर सुहेल की बात करूं, क्या वसीम अकरम ग्रेट प्लेयर है? और वसीम अकरम जैसा क्रिकेट इस सदी में आ ही नहीं सकता। रोल मॉडल है। बात ये होती है, बात को अपनी स्क्रीन को चमकाने के लिए, अपनी बात को मनाने के लिए। लेकिन साहिद खान साहब, सिर्फ एक क्रिकेटर वसीम अकरम के बारे में बात नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने वसीम अकरम पर इल्जामात लगाए, तो क्या वो सब भी झूठ बात कर रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि अताउर रहमान के जो भी इल्जामात हैं वो सब झूठे हैं। वसीम अकरम कभी भी नहीं होगा। पूरी अगर कोई बात कर रहा है तो वसीम अकरम को जो भी बात कर रहा है, वसीम अकरम पाकिस्तान टीम के कप्तान थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड खिलाड़ी हैं। बाद में अताउर रहमान की कह रहा हूँ, अताउर रहमान की बात करूँ कि सरफराज नवाज की बात करूँ, ये दो प्लेयर आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में जो आज तक की मॉडर्न प्लेयर में। और ये आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज है, तहरीक इंसाफ और नून लीग की लड़ाई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जो खालिद महमूद का भी जो बयान आया था, उनका भी ताल्लुक नून लीग से है। नून लीग और तहरीक इंसाफ की मॉडर्न दौर में मॉडर्न, ये तो आप बहुत बड़े इंकशाफ
साफ कर रहे हैं शाहिद खान साहब के नून लीग और तहरीक इंसाफ की लड़ाई है कि नून लीग के जो बंदे हैं उनके साथ अब तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल 101% मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ जो ग्राउंड रियलिटी बता रही है। तो मेरे अपने जराए बताते हैं जो लोग बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक नून लीग से है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कि नून लीग से है। आसिफ खान साहब, मैं आप ये सवाल लेकर आऊँगा कि उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ और नून लीग की लड़ाई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इसमें क्या कह सकता, अब देख लें, अताउर रहमान का ताल्लुक अगर किसी सियासी पार्टी से है, आमिर सुहेल का है, राशिद लतीफ़ का है, वसीम अकरम का है, जिन जिन के नाम आ रहे हैं, मतलब साजिद खान बड़ी गहरी नज़र रखते हैं चीज़ों पर, उन्होंने कहा है तो उनको ऐसा महसूस होता होगा, ये उनका ख्याल हो सकता है जिसका पूरी तरह से उनको हक़ है कि वो ख्याल करें, लेकिन सियासी तौर पे मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा, क्या क्रिकेट में सियासत आ रही है? क्योंकि बासित खान हैरानकुन तौर पर उनका नाम भी जो है वो बासित अली, हाँ, बासित अली का इसी तनाजुर में सामने आ गया। तो बासित अली का नाम पहली दफ़ा तो नहीं आया। अब बात यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर चीज़ें जो जितने भी इंकशाफात अभी तक हुए हैं अताउर रहमान के, इस इंकशाफ को छोड़ के कि उनके साथ उनको वसीम अकरम ने कहा कि बदल लें, सारी चीज़ें छपी हुई हैं, हर चीज़ मौजूद है इस मलिक कयूम इंक्वायरी रिपोर्ट में। चाहे वो बासित अली के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम हो, जब इंतखाब आलम देने आए कयूम साहब के सामने बयान, तो उन्होंने कहा कि बासित अली ने मेरे सामने कन्फेस किया था कि मैच फिक्सिंग में मुलव्वस वो रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ शर्मिंदगी का भी इजहार किया, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था इसलिए मैंने रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखा। इसके अलावा जो बात आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने की वही बात वो कर चुके हैं। लेकिन अगर सबूत नहीं था तो 20 साल बाद क्यों कर रहे हो? मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि आप उस मुद्दे से हट रहे हैं जिसको लेके चले थे आपके एक 20 साल से एक आदमी बैठा है सलीम मलिक, जिसका मिसाल देते हैं कि अज़रुद्दीन को छोड़ दिया, बाकी सबको काम करने की इजाज़त मिल गई, यहाँ तक कि अताउर रहमान फाटा रीजन के कोच रह कर गए हैं और उसके अलावा जूनियर लेवल पे अंडर 16 की कोचिंग करते रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के साथ अभी 2 साल पहले काम करते रहे हैं लाहौर में, इनको भी काम करने का मौका मिला, सलीम मलिक को क्यों नहीं मिला? सवाल ये उठा था कि जो मलिक कयूम इंक्वायरी रिपोर्ट में आपके सामने सिफारिशात थी वो पूरी क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ एक प्लेयर बचा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा जिनका नाम लिया जा रहा है, एक और प्लेयर भी है जिनके ऊपर बहुत शदीद किस्म के एतराज़ात किए गए थे, अभी तक वहाँ नहीं आई कहानी, वहाँ पर भी मुझे लगता है कुछ टाइम में आ जाएगी। मुश्ताक अहमद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उनके ऊपर भी कम नहीं है, जो इल्ज़ामात लगे थे कि वो साबित नहीं हो सके। इसी तरह का ऐसा तो नहीं कि सबके नाम सामने आ रहे हैं तो कुछ दिनों में एक मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि उस तरफ भी जाना चाहिए इस सूरत हाल को, वरना फिर लगेगा कि एक आदमी टारगेट हो रहा है, वरना फिर ये सुलझना चाहिए सूरत हाल को। अच्छा शाहिद खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि आप समझते थे कि बासित अली का नाम भी जो है इस तनाजुर में आएगा स्पॉट फिक्सिंग में या फिक्सिंग में? देखिए, बात ये जितना जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट की बात की जाए और बासित अली का जिक्र आ रहा है 95 अगेंस्ट श्रीलंका की जो सीरीज हुई उसके हवाले से बात की जा रही है, और ग्रेट आरिफ अली खान अब्बासी जो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के क्रिकेट को बहाल करने में दुनिया में बड़ा अहम रोल है और हमारे सबके रोल मॉडल है। उन्होंने बड़ी क्रिकेट को प्रमोट किया, खिलाड़ियों को प्रमोट किया। अगर वो बात कह रहे हैं कि इसके बात कर रहे हैं तो उनकी बात में वजन होगा, मगर बात वही है जो आसिफ खान साहब बात कर रहे हैं। साबित क्या होगा अगर उस वक्त ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द ब्रेक कुछ भी नहीं हो सकता, कहते हैं लिखा हुआ कुछ नहीं है, मगर इस बात को 20 साल बाद कोरोना वायरस के जिस तरह मीडिया में आया, जितनी दुनिया में पाकिस्तान की शर्मिंदगी हो रही है, अफसोस से कहना पड़ता है, अफसोस से कहा जाता है, बड़ा शर्मिंदगी से हमारा पड़ोसी मुल्क को छानना बड़ा हाईलाइट कर रहा है, मगर इस बात को खत्म हो जाना चाहिए, मगर इस बात से अगर सलीम मलिक को अंडर 19 कोच बना दिया जाए। सर पड़ोसी मुल्क के तो अपने मसले चल रहे हैं, वो आज तक रोहित शर्मा और विराट कोहली से बाहर नहीं निकल रहे। आज भी गौतम गंभीर ने बयान दिया कि रोहित शर्मा बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली से, तो उनके अपने मसले हैं, हमारे अपने मसले हैं।
नहीं, हमारा मसला क्लियर बात हो गई। देखो एजाज अहमद भी उस लाट में था। बात ये हो रही है, सिंपल सी बात है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं सलीम मलिक की जगह खाली हुई हुई है। जो मेरे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मुदस्सिर नजर की जगह खाली हो रही है। तो मेरे अपने जराए बताते हैं सलीम मलिक जो वहां पर उस पोस्ट को देख रहे हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हवाले से अगर उनकी खदमात का फायदा उठाया जाता है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुदस्सिर नजर की जगह सलीम मलिक की जगह बनाई जा रही है? हम नहीं जराए बताते ना। देखो मार्केट में खबर फेंकना, मार्केट को हाइड करना, लेकिन आप इतने दावे से कह रहे हैं तो मैंने कहा आपसे पूछूं। मेरा देखिए, मैं आपको क्लियर एक बात बताऊं मोहसिन भाई, एजाज अहमद की उस लाट में, आसिफ भाई ने एक नाम लिया ना मुश्ताक अहमद का, तो एजाज अहमद भी उस लाट में मौजूद है। बहुत से खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर काम करना चाह रहे हैं, मगर बात क्या होती है मोहसिन साहब, इससे क्या हासिल होगा? सुबह पाकिस्तान की बेइज्जतियां हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करें, क्रिकेट को सपोर्ट करें, इससे कोई फायदा नहीं। माजी में जाने से कुछ नहीं निकलेगा। साहिब साहब, आपका पॉइंट आ गया कि सलीम मलिक की जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपकी तरफ आऊँगा आसिफ खान साहब, क्या आप समझते हैं ऐसा कि उनको बोर्ड में लाने के लिए ये सब किया जा रहा है, या पहले किया जा रहा था, अब जो है ये मुद्दा पीछे हो रहा है? देखें, अगर पहले उनको ये मिल सकता था तो जिस तरह से ये कहानी फैलती जा रही है जी, इस तरह से उनके चांसेस कम होते जाएंगे। जब तक सलीम मलिक को पीसीबी से क्लियरेंस नहीं मिलेगी वो कहीं नौकरी नहीं कर सकते क्रिकेट से मुताल्लिक, और वो क्लियरेंस उनको तब मिलेगी जब पीसीबी के साथ उनका जो आखिरी सवालनामे का जवाब रह गया है, जब तक वो नहीं देंगे। आपने स्टोरी भी की थी इस पे कि आखिरी अप्रैल 2013 में एक सवाल दिया है, लेकिन मलिक साहब कहते हैं कि उनको कुछ ऐसी चीज़ मिली नहीं। तो ठीक है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि वो सवालनामा उनको दें और वो सवालनामा पब्लिक भी करें। ठीक है, सवालनामा पब्लिक भी करें, हमारे साथ कि क्या शिकायत है आपको मलिक साहब। अच्छा, हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि कॉलर्स या पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन इस तमाम सर सूरत हाल को क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे। गुलाम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे गुलाम हुसैन? जी गुलाम, आवाज़ आ रही है आपको? लाइन ड्रॉप हो गई, राब्ता मुनक़ता हो गया गुलाम हुसैन से। हमारा कंटिन्यू कीजिएगा आसिफ खान साहब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर जब तक मलिक साहब को जो सवालनामे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं जो आईसीसी ने मलिक के खिलाफ दिए थे, जब तक वो क्लियर नहीं होता उनका क्रिकेट बोर्ड में वापसी नहीं होती। बिल्कुल, जब तक क्लियर नहीं होता सलीम मलिक की क्रिकेट बोर्ड में वापसी नहीं हो सकती। इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। डिस्कशन जारी रहेगी और मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और आपको बताएं कि जुल्करनैन हैदर 2010 में जनूबी अफ्रीका का दौरा था, वहाँ से ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गए थे। उन्होंने आज हमारे प्रोड्यूसर साहब से वादा किया था कि आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर आज उन्होंने वही सिचुएशन अपनाई कि वो 2010 की तरह आज भी इस शो से भाग गए और भाग निकले, क्योंकि मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं उनको, वो राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा। और अब हम बात करेंगे, जुल्करनैन हैदर ने कुछ दिनों कबल बयान दिया था उमर अकमल के हवाले से कि उमर अकमल की ताहयात उन पर पाबंदी लगानी चाहिए और उनकी तमाम तरह जायदाद जो है उसको जब्त कर लेना चाहिए। तो आसिफ खान साहब क्या कहेंगे? ये गैर ज़रूरी बात है ना। अच्छा, ये बात ही नहीं है कि इस पर तबसरा हो। क्यों, कौन होते हैं जुल्करनैन हैदर साहब? उमर अकमल पे ताहयात पाबंदी लगाने वाले कौन हैं? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन कोई सरो पैर तो हो। ताहयात पाबंदी किस बुनियाद पे लगेगी? क्या उसने ऐसा मतलब वो कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग करते रहे, डराते धमकाते रहे। अरे बाबा, तो कहीं पे जाके आपने शिकायत दर्ज की? ये आप सही कह रहे हैं कि और आपने कहीं शिकायत? मैं बता देता हूँ आपको क्या हुआ था। यूएई में अचानक चले गए, इंग्लैंड जाके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझे धमकाया किसी ने। उस धमकी देने वाले का नाम तो बताएं। आज हमने इसीलिए उनको मदऊ किया था, लेकिन लाहौर से इनको फ़ोन आया था। चले मैं इतना बता देता हूँ कि लाहौर से इनको फ़ोन आया था, उसके बाद इन्होंने सामान लाहौर से जो फ़ोन गया था वो डराने और धमकाने के लिए किया था। बताएं, नाम बताएं, उसका नाम ये खुद। वैसे आप जानते हैं ना? मैं जानता हूँ नाम। अच्छा, कि मैं वो नाम जानता हूँ। वैसे नाम जो है वो अकमल ब्रादरान का नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब कहने को देखें, एक राइवलरी चलती है, विकेट कीपर वर्सेस विकेट कीपर, एक राइवलरी चलती है, एक आपकी टसल होती है। क्या वसीम और वकार में इख्तलाफात नहीं थे? क्या मैचेस खेल रहे ना, वो अच्छी तरह से खेले ना। ये कह देना कि उसको ताहयात पाबंदी लगा दें, उसकी जायदाद जब्त कर लें,
बिल्कुल, बोलने से पहले सोचना चलती है और इसी डिस्कशन में शामिल करेंगे साजिद खान साहब को। आप साजिद भाई, आप क्या कहेंगे इस टॉपिक पे, जुल्करनैन हैदर ने जो बयान दिया उमर अकमल के हवाले से? देखिए, बहुत प्यारी बात की सीनियर एंकर आसिफ खान ने, यही बात कहूंगा, तायात पाबंदी क्यों लगे और कहीं ये फ्रंट पर आए जो साबिक विकेट कीपर थे जो दुबई से इंग्लैंड चले गए, उनकी क्या किरदार है किसी भी खिलाड़ी। साहिब वो तो जायदाद भी जब्त करवाना चाह रहे हैं कि जायदाद। अरे यार, अभी कुछ पिछले कुछ साल पुरानी आप खबरें निकालें, आपस में ही झगड़े होते रहे इनके। अच्छा, बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की। देखें, बात ये मोहसिन मेहदी साहब, इन बातों का इतना प्यारा स्क्रीन है, इतना प्यारा प्रोग्राम जा रहा है, लोग देखते हैं और स्पोर्ट्स का बेहतरीन प्रोग्राम लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मगर जिस बंदे की आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं। जो आपके प्रोग्राम में टाइम देके नहीं है, वो क्या आगे जाके काम करेगा, क्या जाके बात करेगा, उस पर डिस्कस करना गैर मुनासिब है, गैर जरूरी है। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के दरमियान। एजाज अहमद साहब भी उस पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पे काम कर रहे हैं और अंडर 19 के कोच हैं और सलीम मलिक के हम बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। तो मैं समझता हूँ सलीम मलिक को सामने लाने के लिए अगर एजाज अहमद भी कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट पे लाने के लिए लॉबी काम करती है। और सलीम मलिक जो मार्केट में आए हैं तो ऐसे तो नहीं आए, उन्होंने कहते हैं मुझे इंजी ने मोटिवेट किया, मुझे सकीर मुश्ताक ने मोटिवेट किया और बहुत से खिलाड़ियों ने मोटिवेट किया। मोटिवेट करने का मकसद पता है क्या होता है? उनके किरदार, उनके खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी उस पर बात की जाती है। सलीम मलिक कामयाब तरीन कप्तान है, 103। तो साहिद खान साहब, ये सब जो चक्कर चलाया जा रहा है वो सिर्फ एक बंदे को नौकरी दिलवाने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी दिलवाने के लिए चलाया जा रहा है? अरे नहीं मोहसिन, आजकल क्रिकेट नहीं है, खबर नहीं है साफियों के पास। सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, कुछ ना कुछ मार्केट में चाहिए। हर आदमी ने यूट्यूब चैनल बना लिया, मार्केट चाहिए, मार्केट में जिंदा रहने के लिए खबर को उठाया गया। इससे कुछ भी नहीं होगा। मेरे कुलीग जो आसिफ खान साहब बैठे हैं उनकी बात को समझे, कुछ भी नहीं निकलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए क्या काम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करें। ये वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने का है, ये वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने का है। और शाहिद खान का ये पॉइंट है कि मार्केट में सलीम मलिक को जिंदा रखने के लिए इस तरह का ढोंग रचाया गया है। कुछ बात करेंगे मोहम्मद आसिफ की। उन्होंने एक गैर मुल्की इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें नहीं बचाया, उनके करियर को नहीं बचाया। तो आसिफ खान साहब, मोहम्मद आसिफ भी मैदान में आए, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें नहीं बचाया जिस तरह आमिर को बचाया। देखें यार, बात यह है कि आसिफ का इंटरव्यू काफ़ी तवील है ये, और इसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं अपने बारे में। बातें उन्होंने ये बहुत उम्दा बात की कि मैं इसी सरूर में रहता हूँ कि मैंने दुनिया को हिला दिया था। बस मेरा यही लम्हा मैं याद करता हूँ। आसिफ को कैसे बचाता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, मोहम्मद आमिर, इनको बचाने की कोशिश की थी एजाज बट ने, जब इन्हें बुला लिया था और इनसे ये कहा था कि आप बता दें कि क्या क्या हुआ है। तो इन्होंने क्रिकेट बोर्ड से ताउन नहीं किया, आमिर ने भी नहीं किया था। लेकिन आमिर एक वक्त पे जाके फिर आमिर ने कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने उसका साथ दिया और उसको लेके आए। उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि ठीक लाए गलत लाए, लेकिन आपको सिस्टम में आके अपनी गलती तो तस्लीम करनी पड़ेगी ना पहले, उसके बाद ही फिर क्रिकेट बोर्ड आपके पीछे खड़ा होगा। कोशिश की थी एजाज बट ने, लेकिन ये 3 क्रिकेटर्स एजाज बट की पहली पेशकश के ऊपर इन्होंने हामी नहीं भरी। अच्छा, और एक जो ये तासुर दिया जाता है कि जो तमाम क्रिकेटर्स हैं जो फिक्सिंग में मुलव्विस होते हैं, पकड़े जाते हैं, इनके पीछे कुछ बोर्ड के आला ओहदेदारान होते हैं। तो ऐसा आप समझते हैं कि ऐसा है कि अगर तफ्तीश की जाए तो कुछ कड़ियाँ वहाँ से भी मिलेंगी? देखें, तफ्तीश करके देखने में हर्ज नहीं है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी क्रिकेट बोर्ड का, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी क्रिकेट बोर्ड का ओहदेदार मुलव्विस हो। हाँ, जो IPL है उसके अंदर आपको ओहदेदार मिलते हैं, वहाँ नज़र आता है आपको। पाकिस्तान सुपर लीग में भी ये मामला हुआ, लेकिन वहाँ आपको ओहदेदार की आवाज़ कहीं नहीं आई। अभी हाल ही में T10 लीग में हुआ, वहाँ एक ओहदेदार ज़रूर पकड़ा गया। तो ये कहना कि बोर्ड का ओहदेदार हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा चीज़ सामने आई नहीं। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। साजिद खान की तरफ रुख करूंगा और जानना चाहूँगा कि मोहम्मद आसिफ ने एक और बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उससे पहले भी क्रिकेटर्स फिक्सिंग में मुलव्विस रहे थे, लेकिन उनको जो है वो ले आया गया सामने, लेकिन मुझे जो है वो वापस नहीं लाया गया। साजिद खान साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोहम्मद आसिफ नो डाउट पाकिस्तान का नया बॉल करने वाले बहुत ही अच्छे बॉलर थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे बॉलिंग की, अपने टैलेंट से उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखाई जिस तरह की पाकिस्तान के लिए दिखाना चाहिए थी। 2010
टेस्ट मैच की अगर बात की जाए पाकिस्तान की, वो जैकेट पहनने वाले खेल सकते हैं, जैकेट पहनने वाले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में और क्रिकेट में नजर आ रहे हैं, मगर मोहम्मद आसिफ क्रिकेट में नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात ये होती है, देखें मोहसिन मेहदी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने क्रिकेटर उठाओगे, आजकल बेरोजगारियों के डिपार्टमेंट बंद हो गए, हर आदमी स्क्रीन पे रहना चाहता है, सोशल मीडिया पे रहना चाहता है, मीडिया में रहना चाहता है। आज मोहम्मद आसिफ भी जिंदा, उससे पहले जिंदा क्यों नहीं हुए? बात ये रही है, मोहम्मद आमिर को मौका मिला, सलमान बट को मौका नहीं मिला, आसिफ को मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए, मगर आसिफ की कारकर्दगी के हवाले सवारी इशारा, उनका कैरेक्टर उस तरह का नहीं था जिस तरह का होना चाहिए था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने ताउन नहीं किया उस वक्त जब करना चाहिए था। जब खिलाड़ी खेल जाता है, पानी सर से गुजर जाता है, व्हाइट कपड़े उतर जाते हैं, उनको सब कुछ नजर आता है, सब कुछ नजर आता है। जराए ये बताते हैं मोहम्मद आसिफ भी अब थोड़ा बहुत जिंदा रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं मैं किसी ना बॉलिंग कोच कहीं लग जाऊं। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात आपने की है कि मोहम्मद आसिफ ये चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं बॉलिंग कोच लग जाएं। आप देखिए, आसिफ के साथ मैं राब्ते में हूँ, मैं आपको बता दूँ, और मेरी बात उससे आखिरी जो हुई थी वो शायद 4-5 रोज़ पहले हुई है। अमेरिका में है वो, और वो अमेरिका, नॉर्वे, छोटी छोटी जगह पे वो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्यों नहीं वो कर सकते हैं। यूएसए में तो ख़ास तौर से उनकी बहुत ज़्यादा जगह बन सकती है कि वहाँ पर वो बॉलिंग कोच लग जाए। जैसे करेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, शाहिद खान साहब ने कहा कि करेक्टर पे अगर बातचीत आती है तो फिर कैसे आप रख सकते हैं कोच? अब जैसे वसीम अकरम कोई ओहदा नहीं ले पाते पाकिस्तान में कोचिंग का या दीगर, नहीं वो करते नहीं हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल, वरना वो पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज है उसके वो हेड रह चुके हैं। इंडिया में फ्रेंचाइज के साथ उन्होंने काम किया, दुनिया भर में कोचिंग असाइनमेंट्स वो करने के लिए जाते हैं, तो काम तो वो कर रहे हैं क्रिकेट रिलेटेड। जहाँ तक आसिफ की बात है, ठीक है, अब उनका केस ख़त्म हो गया, उन्होंने सज़ा उनकी पूरी हो गई, उन पे 5 साल की सज़ा थी, बाकी 2 साल सस्पेंशन थे, वो किया। अब किस कारकर्दगी की बुनियाद पे आसिफ वापस आए? आसिफ जब वापस आए उन्होंने फर्स्ट क्लास सीज़न खेला, लेकिन वो कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई जो सलमान बट की थी। अच्छा, वो कारकर्दगी मोहम्मद आसिफ की नहीं रही जो सलमान बट या मोहम्मद आमिर की रही थी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हफ्सा चौधरी कराची से। हफ्सा, क्या कहना चाहेंगे इस डिस्कशन के हवाले से? हेलो, आवाज़ आ रही है हफ्सा आपको हमारी? राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। आसिफ खान साहब, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं वही कह रहा था कि अगर वो फर्स्ट क्लास सीज़न अगर आप देखें 2015 में जब वापस आए हैं, आसिफ भी खेले हैं, सलमान भी खेले हैं, तो सलमान बट की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, फर्स्ट क्लास में भी और लिस्ट ए में भी उन्होंने बड़े अच्छे कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, और वो खेलते रहे, पाकिस्तान के सिस्टम में जुड़े रहे। वो आसिफ का फोकस वो नज़र नहीं आया कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं। वो नॉर्वे में हमने देखा वो खेलते हुए नज़र आए हमें, और जगह पे हमने देखा, यूएसए में उनको देखा था कि वो खेलते हुए नज़र आए। तो उन्होंने अपना एक डायरेक्शन उन्होंने ले लिया कि वो छोटे जो एसोसिएट मुल्क। अच्छा, ये सब तो आप लोग फेवर में कह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ को क्या ये बात करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी फेवर नहीं की और मोहम्मद आमिर वगैरह की फेवर की? देखिए, फेवर की तब अब अगर आप में देखें पूरा इंटरव्यू अगर आप देखेंगे ना, उसका ये बहुत मामूली सा हिस्सा है। वैसे उन्होंने सारी पॉजिटिव बात की, उसने तो कहा कि जो हो गया वो हो गया। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि बस अब जो मेरी किस्मत में था वो हो गया, तो अब उन्हें कोई इसके हवाले से कोई परेशानी नहीं है जिस सूरत हाल में वो इस वक्त मौजूद है। क्रिकेट बोर्ड, अब वो सवाल उनके ऊपर डाला गया होगा कि जैसे आमिर के साथ किया वैसा क्यों नहीं किया, वो हो नहीं सकता था। ठीक है, सवाल उन पर डाला गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, कौन क्या बात करना चाहेंगे? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अच्छा, राब्ता हमारा जो है एक बार फिर मुनक़ता हो गया है। तो मोहम्मद आसिफ ने भी जो है अपनी जो है ख़्याल का इजहार किया, और हमने देखा कि बहुत से क्रिकेटर्स जो है अपने इन इल्ज़ामात को जारी रखे हुए हैं। तो मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि इस तमाम तर सुनहरियों से क्या निकलेगा? ये पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा, पाकिस्तान की साख को नुकसान होगा, या फिर ये तमाम बातें हवा में रह जाएंगी? कुछ नहीं होगा, अभी 4 दिन के बाद कुछ और नई चीज़ होगी, तब आप भूल ये भी एक इंकिशाफ कर रहे हैं आप? इंकिशाफ का ऐसे ही तो होता है, कुछ और आ जाएगा, कल इंतज़ार करें, कल कुछ और आ जाएगा, तो आप इसको भूल जाएंगे। शुरू आपने किया कि मलिक को इंसाफ दिलाओ, उसका इंसाफ पीछे रह गया। अच्छा शाहिद खान, आप क्या कहेंगे कि अब किसका नाम सामने आएगा? दानिश कनेरिया है, मुश्ताक अहमद हैं, क्या समझते हैं आप?
देखिए, बहुत प्यारी बात कह दी आसिफ खान साहब ने। अपनी स्टोरी हर साथी के लिए नई बेट करते हैं, और चैनल जब आपको रखा जाता है तो खबर मांगता है चैनल, तो खबर के लिए काफी काम करता है। खबर निकालना साथी का काम है और अपने जराए नहीं देता। आसिफ खान साहब ने जो बात की, इस बात में बड़ी सच्चाई है। अब अगले पॉइंट पे जाना, अगली खबर जो आप बात कर रहे हैं, दानिश की बात करें या फलाना की बात करें, देखें ये सब वो चीजें हैं जो पास हो चुकी है। दानिश पे तायहात पाबंदी ले चुकी है। अन्नू भट्ट के करीबी साथी हैं, उन पर क्या बात करूं। वही बात है, हमारा पड़ोसी मुल्क खुश हो जाता है इन बातों से, मगर हमारे जो दिल में है बहुत, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह काम कर रही है, अपने ग्रेट लेजेंडों को हमने सराहना चाहिए। जो ग्रेट लेजेंड, मैं आपके इस प्रोग्राम में एक और बात कहते चलूं, देखो मोहसिन मेहदी हमारे ग्रेट लेजेंड बार बार पैदा नहीं होते। वसीम अकरम की बात की थी आपने, वसीम अकरम के पास एक तो टाइम नहीं है। पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर, मैं कहता हूँ कामयाब तरीन कप्तान गुजरे, रोल मॉडल है, नौजवान लड़के उनसे सीखें किस तरह क्रिकेट में आते हैं, किस तरह बॉलिंग करते हैं, किस तरह मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों को, राशिद लतीफ के बहुत से ऐसे ग्रेट प्लेयर हैं, उनसे बात करें क्रिकेट के हवाले से। ये जो पास से जो हम बातें कर रहे हैं, ये पास से लेके इससे कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग बिल्कुल शाहिद खान साहब, आपको पॉइंट आई है कि इन तमाम तर बातों से, इन तमाम तर इल्ज़ामात से कुछ नहीं होगा। और आपका शुक्रिया अदा करेंगे शाहिद खान साहब कि आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे शो में हमें टाइम दिया। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ आसिफ खान मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। माजिद भट्टी साहब, आपको शो में वेलकम कहेंगे, कैसे हैं? जी मौसम बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। अच्छा भट्टी साहब, जानना चाहेंगे कि आज हमने देखा एक बार फिर अताउर रहमान ने बयान जो है जारी किया, और उसमें उन्होंने वसीम अकरम का तो नाम लिया ही, उसके साथ साथ राशिद लतीफ़ का और आमिर सुहेल का नाम भी लिया। तो आप कैसा देखते हैं इस बयान को? देखिए मोहसिन, ये जो पिछले 8-10 दिन से जो मामला चल रहे हैं ना, ये लोगों की याद दहानी के लिए कि ये जस्टिस कय्यूम में सारी चीजें लिखी गई हैं। अब अताउर रहमान की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो अताउर रहमान को जस्टिस कय्यूम कमीशन ने इसीलिए लाइफ बैन लगाया था कि वो वहां पर गलत बयानी कर रहे थे। तो अब 20 साल पहले तो अताउर रहमान को वो कह रहे हैं मुझे वसीम अकरम ने मना किया था, तो भाई आपने अदालत को तो नहीं बताया कि मुझे वसीम अकरम ने मना किया। दरअसल जिस तरह दफ्तरी सियासत होती है ना, एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, टांगे खींचना, तो अब ये गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हासिल किसी को कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की बदनामी है, पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी है। लेकिन एक चीज तो हकीकत है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जिन जिन का भी नाम आ रहा है, सिवाय चंद एक के, जिनमें एक राशिद लतीफ भी हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो साफ सुथरे हैं, या आमिर सुहेल को किसी हद तक आप कह सकते हैं। अदरवाइज ऊपर से नीचे तक देखें, सब जो है वो करप्शन में डूबे हुए हैं। लिहाजा एक उंगली अगर कोई किसी की तरफ उठा रहा है तो 4 उंगलियां उसकी अपनी तरफ भी इशारा कर रही हैं। तो देखें, रुसवाई की बात है, पाकिस्तान की बदनामी की बात है। लेकिन बहरहाल ये हकीकत तो है कि हमारी 1994 से लेके सन 2000 तक जितनी पाकिस्तान में क्रिकेट हुई, उसमें इतनी मैच फिक्सिंग हुई, इतनी करप्शन हुई कि वो आज तक सिलसिला चल रहा है। सलीम मलिक से लेके आज उमर अकमल तक हम देखें कि बहुत सारी कहानियां हैं जो सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये वो कहानियां, जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें, 150 सफ़ात पर वो मुश्तमिल रिपोर्ट है। लेकिन उसके अलावा हमें कुछ वो कहानियां भी पता है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। बहुत समझ लें कि सनसनीखेज कहानियां हैं। लेकिन बहरहाल ये तो हकीकत है कि हमारी क्रिकेट में करप्शन जो है वो बुरे तरीके से सराहियत कर देंगे। अब इमरान खान जो इस वक्त इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी जमात पाकिस्तान में यही नारा लगा के आई कि मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे। मेरा तो उनसे मेरी तो यही दरखास्त है कि भाई आप क्रिकेट की तरफ भी तवज्जो दें, यहाँ से भी करप्शन को एक बार खत्म करने के लिए कोई ऐसा कमीशन बना दें, जिस तरह अभी चीनी और आटे के लिए एक FIA तहकीकात कर रही है,
या फिर सबके मुंह बंद करा दें कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी है। लेकिन मेरा ख्याल में ये बहुत सादा और आसान कहानी नहीं है जिसको को हम किसी नतीजे पर लेकर जाएं। बदनामी बहुत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सलीम मलिक को उस वक्त स्केपगोट तो नहीं कह सकते, सलीम मलिक ने भी बहुत कुछ किया था, उन पर सही पाबंदी लगी, लेकिन और भी कुछ किरदारों पर पाबंदी लगना चाहिए थी, लेकिन कुछ के पास शवाहिद नहीं थे, कुछ बासर लोग थे जो इस कहानी से बच गए। लेकिन अब या तो हमें इस कहानी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है या फिर इस कहानी से निकलना है। लेकिन ये है कि जो जो लोग टीवी पर आकर कह रहे हैं, वक्ती तौर पर तो उनको शेयर सुर्खियां मिल रही है, हेडलाइंस मिल रही है, लेकिन किसी को हासिल कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, सरफराज नवाज़ की भी अगर बात करें तो उन्होंने 1999 वर्ल्ड कप की बात करी और आप लोग कवर करते रहे, तमाम बड़े इवेंट्स आपने कवर किए, तो उनकी बात से आप क्या कहेंगे कि उन्होंने जो मैच फिक्सिंग की बात की है? देखिए 99 वर्ल्ड कप खालिद महमूद जो पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा कि 3 मैचेस 99 वर्ल्ड कप के पहले उन्होंने कहा कि 3 मैच फिक्स थे, फिर उन्होंने कहा कि 3 मैच जो थे वो मशकूक थे। मुझे याद है 14 जुलाई 1999, आप तो बहुत छोटे होंगे या पता नहीं पैदा भी हुए थे या नहीं, तो 14 जुलाई 1999 को आपके ऑफिस के करीबी कराची प्रेस क्लब है, वहां पर मीट दी प्रेस हमने करवाई थी, जिसमें खालिद महमूद साहब वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद आए थे। उस दिन वो पाकिस्तान की टीम को डिफेंड कर रहे थे और उस मीट दी प्रेस में वो कह रहे थे कि आज इतने बड़े इस मुल्क में साने हो गए, लेकिन 99 वर्ल्ड कप के फाइनल की शिकस्त लग रहा है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा सानिया है। लेकिन जहां तक सरफराज नवाज की आप बात कर रहे हैं, देखिए सरफराज नवाज माजी में भी बहुत ब्लंटली बहुत कुछ कहते रहे। उन्होंने 1987 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बारे में भी शुकूक जाहिर किए थे। उन्होंने कहा था कि वो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जो कजाफी स्टेडियम में हारा मैच फिक्स था। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान चूंकि पेट्रोन इन चीफ भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करवा दें, रीओपन करवा दें इस सारी तहकीकात को। लेकिन 20 साल बाद अगर दोबारा ये केस रीओपन हुआ तो हमारे मुल्क की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। देखें अभी हम अपने मुल्क को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट से जब करप्शन की कहानियां बाहर पहुंचेंगी तो मेरे ख्याल में बदनामी के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो शायद इस तारीख को जानते नहीं है, मैं उनकी याद दहानी के लिए या उनकी मालूमात में इजाफे के लिए कि हमारे बहुत सारे किरदार जो हैं, बड़े बड़े नाम, जो बहुत बड़े सुपरस्टार जिनको हमारे नौजवान रोल मॉडल कहते हैं, उनकी जो ऊपर से नीचे तक वो करप्शन में डूबे हुए हैं। इतना ये आसान खेल नहीं है, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में भी वो किरदार बच गए, कुछ आज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौसम एक बात और भी है कि एक तो एटलीस्ट कानून लाने की जरूरत है हुकूमत को। चले आप इस इंक्वायरी को रीओपन नहीं करवाते, एक तो कानून ऐसा आ जाए कि फ्यूचर में अगर कोई मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग करता है तो उसको हमेशा के लिए लाइफ बैन लगाने के लिए कोई कानून साजी। अभी दिन मानी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी, वीडियो लिंक पे भट्टी साहब यही बात जो है, कुछ जुल्करनैन हैदर ने भी ये बात कही और साथ साथ उन्होंने ये बात कही कि उमर अकमल पर जो है ताहयात पाबंदी लगानी चाहिए और उनके जो जायदाद है वो भी जब्त कर लेनी चाहिए। तो आप इस बयान को कैसा देखते हैं? देखिए वही मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह जुल्करनैन है, जुल्करनैन का भी पुराना झगड़ा रहा है उमर अकमल, कामरान अकमल और उनके भाई अदनान अकमल से। जब वो भाग कर गए थे यूएई से, गालिबन 2013 या 14 की बात है, तो उस वक्त भी उन्होंने अकमल ब्रादरान पर इल्जाम लगाया था। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा कानून बन जाए, देखिए एक तरफ तो अपने स्कोर भी सेटल कर रहे हैं प्लेयर, एक दूसरे की पगड़ियों को उछाल रहे हैं, लेकिन मैं तो ये इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करता हूँ कि एक ऐसी कानून साजी कर दी जाए जिसमें एटलीस्ट फ्यूचर में अगर कोई गड़बड़ करता है या मैच फिक्स करने की कोशिश करता है, जिसमें रिसेंटली शकील खान, खालिद लतीफ के केसेस हुए, उमर अकमल का केस हुआ, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नवाज। पाकिस्तान देखिए दुनिया का वो मुल्क है जिसके जितने प्लेयर्स करप्शन में इन्वॉल्व रहे, क्रिकेट करप्शन में, शायद किसी और मुल्क के प्लेयर इन्वॉल्व नहीं रहे।
और हमारे प्लेयर, आप सभी मलिक से लेके आज तक की हिस्ट्री देखें, बड़े बड़े भयानक हमारे तारीख से जुड़े हुए वाकयात हैं। तो एक कानून साजी करने की जरूरत है श्रीलंका में। सही। आसिफ खान साहब आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं भट्टी साहब। आसिफ भाई जी, अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। माजिद भाई, मुझे ये बताइएगा अपने तजर्बे से कि ये मलिक कयूम रिपोर्ट के अंदर तो और भी कुछ खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट बोर्ड के साथ आज भी लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन अब तक सारी तोपों का रुख सिर्फ वसीम अकरम की तरफ क्यों है? देखिए, वसीम अकरम, अगर जस्टिस कयूम रिपोर्ट आप पढ़ें तो एक वक्त पर मैंने तो उस वक्त काफी करीब से उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखा भी, और बाद में चूंकि लाहौर में पूरी कार्रवाई हो रही थी तो उसको पढ़ते भी रहे। तो एक वक्त में तो लग रहा था कि वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद जो है वो लाइफ बैन हो जाएंगे, लेकिन आज जो अताउर रहमान ने बात की, हकीकत वही थी। देखिए, जस्टिस कयूम भी इंसान है और जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, कोई छोटे जज नहीं रहे। अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ें तो एक वो मुस्तनद डॉक्यूमेंट्स है, बड़ी उन्होंने भी उसमें खासी मेहनत की है। लेकिन जब जज को सबूत ही नहीं मिलेंगे, गवाह आखिरी वक्त पर विथड्रॉ कर जाएंगे, तो उसके बाद मसाइल होंगे। फिर एक जो जस्टिस कयूम ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश ये की थी कि इन खिलाड़ियों के असासे चेक किए जाएं, वो काम भी नहीं हुआ। फिर मुश्ताक अहमद के बारे में उन्होंने कहा था कि इसकी एक ज़िम्नी रिपोर्ट जो है वो आएगी, वो मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन देखिए, हमारी जो क्रिकेट की तारीख है वो बहुत भयानक है कि नोटों के ब्रीफ केस जो है वो एक्सचेंज हुए। बहुत सारे प्लेयर्स, जिनमें एक सलीम परवेज बेगी थे, उनका मर्डर हो गया लाहौर में, उनको मोटरसाइकिल पे कुचल दिया। ये वो शख्स थे जिनका नाम जस्टिस कयूम रिपोर्ट में है। और जी, नेशनल बैंक से गालिबन खेलते थे। जी, नेशनल बैंक से खेलते थे और एक वनडे इंटरनेशनल 1981 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लाहौर में खेले थे वो। तो सलीम परवेज को मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, लाहौर में एक ट्रक ने कुचल दिया। एक और हमारे कराची के एक प्लेयर थे नासिर वास्ती, बहुत जबरदस्त बैटिंग करते थे, पीएनएससी की टीम से खेलते थे, वो भी इस खेल में इन्वॉल्व थे। वो हैदराबाद से कराची आते हुए एक ट्रक ने उनकी कार को कुचल दिया। तो देखिए, तारीख तो बहुत भयानक है, हमें भी खौफ आता है कि हम इन चीजों को रिपोर्ट करते हुए। लेकिन जो सवाल आपका था कि वसीम अकरम चूंकि बड़े प्लेयर हैं, उनका नाम है, हेडलाइन भी वसीम अकरम से मिलती है। अगर अकरम रजा भी इस रिपोर्ट में से अकरम रजा का कोई नाम लेगा तो शायद इतनी बड़ी सुर्खी नहीं बनेगी। लेकिन भट्टी साहब, अभी तक वसीम अकरम की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वही मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हकायक तो हैं, इनको झुटला नहीं सकते। तारीख आज ठीक है, वसीम अकरम बच गए इस रिपोर्ट के बावजूद, लेकिन वसीम अकरम को भी पता है कि ये जो पिंडोरा बॉक्स खुला है, ये तोपों का रुख मेरी तरफ ही है। तो वसीम अकरम का इतने बाउंसर्स को डक करना, इस चीज की निशानदेही तो है कि दाल में कुछ काला है। फिर मुश्ताक अहमद के बारे में ज़िम्नी रिपोर्ट वो कहाँ गई, उसका भी किसी को नहीं पता। तो मेरा ख्याल में या तो फिर अक्रॉस द बोर्ड इस सारी कहानी को एक बार खोल लिया जाए, या फिर एक नई कानून साजी कर इन सबको गवर्नमेंट खामोश कराए कि भाई अब आप मुल्क की बहुत बदनामी हो गई, क्रिकेट की बहुत बदनामी हो गई। गवर्नमेंट को खामोश करवाना चाहिए। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप समझते हैं कि आगे चंद दिनों में कुछ और नाम सामने आएंगे जिस तरह ये सिलसिला चलता आ रहा है? देखिए, नए नाम तो मेरा नहीं ख्याल इसमें आएंगे, क्योंकि यही 6-7 किरदार हैं जिनका हम जस्टिस कयूम की जब इंक्वायरी हो रही थी उस वक्त भी बार बार जिक्र सुन रहे थे, और आज भी वही किरदार दोबारा रिपीट हो रहे हैं। और ये कहानियां हो सकता है कि आप लोगों के लिए नई हो, लेकिन हमने तो ये कहानियां एक से ज्यादा बार सुनी हुई है। बल्कि मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूँ कि हमने इससे भी बहुत भयानक कहानियां सुनी हुई हैं जो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो सकी। लेकिन ऐसे किरदार और सामने आ सकते हैं जो इन लोगों को बदनाम करने के लिए सामने आएंगे, जिस तरह ये कैंपेन चली हुई है। तो मुझे लग रहा है कि वसीम अकरम के लिए हो सकता है कि अगले चंद दिन मजीद मुश्किलात पैदा करें। बिल्कुल हो सकता है कि वसीम अकरम के लिए अगले दिन शदीद और मुश्किलात जो है बढ़ें, और वही कहानियाँ वही किरदार बार बार सामने आ रहे हैं। तो यही कहना था माजिद भट्टी साहब का। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आसिफ खान साहब, आखिरी अगर कंक्लूड करना चाहें। देखिए, माजिद भाई ने ये सारी चीज़ें होते हुए देखी,
तो जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को समअप कर दिया ना, उस वक्त से लेके इंक्वायरी के अंदर काफ़ी इशारे भी आपको उन्होंने दे दिए कि जो आज नाम आ रहे हैं वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल क्लीन है। अताउर रहमान ने जो बात की उसके हवाले से भी उन्होंने कह दिया। तो इसके दो ही रास्ते हैं, या तो इसको आप बिल्कुल मना कर दें कि इस पे बात नहीं होगी, या फिर इसको आप एक दफ़ा फिर इस चीज़ को देख लें। बिल्कुल मना कर दें या तो फिर एक दफ़ा फिर इस चीज़ को देख लें। लेकिन अच्छा, ये फिक्सिंग की बातें हुई और जितने इल्ज़ामात लगे उस पर भी हमने डिस्कशन की। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब आएँ तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया सिलसिला निकाला है पेयर्स का, जोड़ी बनाने का। तो कैसा देख रहे हैं आपके ये सिलसिला? चले कुछ तो कर रहे हैं बस, ठीक है। ये क्रिकेट बोर्ड का देखिए ये स्टेप्स हैं उनके छोटे छोटे, कि जिससे सोशल मीडिया, क्योंकि मुझे ये अब अंदाज़ा होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर उनको अंदाज़ा है कि यूथ आपका नौजवान ज़्यादातर सोशल मीडिया पे, वो अखबार नहीं पढ़ता, वो टीवी की खबरें बहुत कम देखते हैं, किताबें पढ़ने का शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। गलत बात है ना। हाँ, सिर्फ सुनी बातों पे हम ज़्यादा चलते हैं। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू वो जो क्रिकेट बोर्ड करना चाह रहा है वो उसमें कामयाब है। मैं और आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन उनका जो पैरेलल ट्रैक चल रहा है वो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है और यही उनको मुस्तकबिल में फ़ायदा देगा। एक बात मुझे याद आई जो माजिद भाई ने की थी, इमरान खान साहब का जिक्र उन्होंने किया था। इमरान खान साहब का बयान मैं आपको बताता हूँ जो मलिक कयूम इंक्वायरी में उन्होंने दिया था। उन्होंने ये कहा कि मैच फिक्सिंग के बारे में मैंने पहली मरतबा अताउर रहमान के मुंह से सुना कि अताउर रहमान ने मुझे बताया था एफिडेविट वाला। तो इसका मतलब ये कि अताउर रहमान जो आज बात कर रहे हैं ये इमरान खान साहब को पता है। अच्छा। और उन्होंने बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि उनको ये पता है बात जो आज अताउर रहमान ने बात की, क्योंकि इनकी बात उस वक्त भी वही थी अताउर रहमान की जो उन्होंने पहली बार की थी और उसके बाद फिर बदल गए थे, अगले बयान में उन्होंने वो वापस ले लिया था। उसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि इंतखाब आलम एक बहुत क्रेडिबल आदमी है, अगर इंतखाब आलम कोई बात कर रहे हैं तो उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए। इंतखाब आलम ने क्या बात की थी? उन्होंने ये कहा था कि कुछ गड़बड़ है और बासित भी मान गए हैं, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। और भी बासित अली के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स के नाम लिए थे। तो ये सारी चीज़ फिर वहाँ जाती है। बिल्कुल, तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये 4-5 अगले रोज़ पता लगेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि और भी किरदारों के नाम आने चाहिए। सिर्फ एक तरफ अगर नाम आता रहेगा एक ही आदमी का, तो फिर ये तासुर रहेगा कि अच्छा एक आदमी को टारगेट करना है। एक ही आदमी का अगर नाम आता रहेगा तो फिर तासुर गलत जाएगा कि सिर्फ आप एक ही आदमी को टारगेट कर रहे हैं। ये अब देखना ये है कि ये ऊँट जो किस करवट बैठता है। हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं इल्ज़ामात की बौछार हो रही है और बकौल आसिफ खान के अगले जो चंद रोज़ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस हवाले से, सिनेरियो के हवाले से। आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक मज़ीद नए टॉपिक के साथ।